अभी हम जो बता रहे थे उसमें 5 महीने तक हमने देखा था गर्भ उत्क्रांति में 5वें महीने में मन की अभिव्यक्ति होती है और उसके लिए जो गर्भावस्था है उसमें क्या क्या खाना है, 5वें महीने में कैसा विचार करना है, चिंतन करना है, ऐसे कैरेक्टर्स को, फिलोसोफर्स को, थिंकर्स को पढ़ना है, ये बता रहे थे। अभी 6th मंथ है वो बुद्धि, 6ठे महीने में उसका इंटेलेक्ट आता है। इंटेलेक्ट और मन में दोनों में फर्क है। आजकल हम जो माइंड 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 कह रहे हैं, माइंड पावर, मेमोरी पावर, वो आयुर्वेद में दोनों शक्ति अलग है। स्मृति शक्ति अलग है और बुद्धि अलग है। हाँ? स्मृति माने आप पढ़कर सुनकर याद रखते हो और जितना ज्यादा याद कर सकते हो उसको स्मृति कहते हैं। स्मृति मतलब मेमोरी। तो ये एक स्मृति की कल्पना है। उसके आयुर्वेद के हिसाब से वो शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, ऐसे अनेक प्रकार हैं। तो ये स्मृति एक है। और जो बुद्धि है वो क्रिएशन करती है, उसको कहते हैं। जैसे इन्वेंशन करते हैं कोई, जैसे कोई नया सोचते हैं, तो वो नया पदार्थ आना एक, इसके लिए वैद्य के गुण में वैद्य कैसा होना चाहिए, तो धीमान बताया। हाँ? तो वो बुद्धिमान होना चाहिए। तो किसी का तो पढ़ लेगा, वो पेपर भी लिख देगा, उसको गोल्ड मेडल भी मिल जाएगा, लेकिन वो सब पढ़ा हुआ इधर नहीं आएगा ना। उधर डिसीज जो नहीं पढ़ाया है वो डिसीज इधर आएगा। अभी किसी को इन्फेक्शन है तो अभी मानो कि कोई इन्फेक्शन हुआ और अभी कोई एक डिसीज निकल गया, वो पढ़ते के टाइम पर तो था नहीं, उसका तो प्रैक्टिकल नहीं किया होगा। तो उसके कारण अभी का डिसीज का ट्रीटमेंट कैसे करनी है, तो वो तो कैसे वहां पढ़ा होगा, क्योंकि डिसीज ही अभी आया। तो उसको क्या चाहिए कि वो किस दोष से हुआ होगा, किस वातावरण से हुआ होगा, उसके कारण क्या होंगे, और वो कारण दूर करने के लिए मैं इसके सिमिलर क्या क्या उपाय कर सकता हूँ। तो हर एक काल में रोग के नाम, नए नए डिसीज के नाम आते जाएंगे, लेकिन वो होंगे त्रिदोष से ही। वो आयुर्वेद का सिद्धांत जो है वो फॉरएवर है। इसलिए चरक सूत्र में क्या बताया, आयुर्वेदो अमृतान, न मरने वाले जितने भी शास्त्र है जो किसी ना किसी रूप में टिके रहे। ग्रंथ जल जाए, सब ग्रंथ चले जाए आयुर्वेद के, तो भी आयुर्वेद नहीं जाएगा, क्योंकि आयुर्वेद का एक परंपरा में, जैसे पिकल्स हम बनाते हैं तो वो हम ग्रंथ नहीं देखते हैं बड़े बड़े लोग कि भैया लो चलो ग्रंथ देख लो, इस बार अभी बनाना है समर में, तो विंटर से ही देखने लगो, अभी तब तक समराइज होगा तो समर में अभी हम बनाएंगे पिकल। ऐसा करते नहीं करते। वो माता जानती है, उसकी बेटी को सिखा देती है, उसकी बेटी उसकी बेटी को सिखा देती है। तो एक ए जनरेशन से आया है। तो वो न मरने वाले शास्त्र है, उसमें आयुर्वेद प्रमुख है, क्योंकि आयुर्वेद को चैनलाइज किया तो पूरी सोसाइटी में फैला। मेडिकल कॉलेज जब से हुई आयुर्वेद की, तब से आयुर्वेद का नाश हुआ, क्योंकि आयुर्वेद किसके लोगों को, पहले 100% में से 99% के लिए आयुर्वेद था। अभी कॉलेज हुई तो क्या हुआ, सेंट्रलाइजेशन हुआ। जो चैनलाइज आयुर्वेद था तो उसका सेंट्रलाइजेशन कर दिया कि आपको आयुर्वेद सीखना है तो प्रोफेसर इधर से गया, जो जानता था वो सोसाइटी में प्रवचन, तद्वित संभाषा, ऐसा सेमिनार, वर्कशॉप होते रहते थे। वर्कशॉप और सेमिनार से क्या फायदा है, अभी मैं वो बताता हूँ क्या है। खास करके चरक मुनि ने बताया, जब स्मृति होती वो अलग होती है, कि वो मेमोरी सुनकर याद रखना, उसको स्मृति कहते हैं। मतलब वो मेमोरी वो तो जरूरी है ही, जितना वो पावरफुल होगा उतना हम सक्सेस ज्यादा होंगे। बच्चों का भी जितना मेमोरी पावरफुल होगा उतना वो सक्सेस ज्यादा। और जरूरी क्या है, बुद्धि जरूरी है। बुद्धि क्या होती है कि वो क्रिएशन करती है, नया नया सोचती है, नया विकल्प। जो जो लोग नया नया वैज्ञानिक है, क्रिएटर है, क्रिएशन करते हैं, वो सबके पास बुद्धि होती है, उनका अपना कुछ होता है, सर्जन होता है। हाँ, वो बुद्धि मनुष्य में है। और वो कैसे बढ़ती है, तो चरक मुनि ने बताया, तद्वित संभाषा बुद्धिवर्धनाना। तद्वित संभाषा मतलब सेमिनार, वर्कशॉप, अनेक विचारकों को मिलना, ये बुद्धि बढ़ाने में श्रेष्ठ है।
ऐसे अनेक पॉइंट ऑफ व्यू से हम चिंतन कर सकते हैं, केवल एक पॉइंट नहीं रहता है। हम अनेक एंगल से एक वस्तु को देख सकते थे कि आज तक हम ऐसे देखते थे, आज अब ये भी मिला तो ऐसे भी देख सकते हैं वस्तु को। आज तक हम केवल ये पॉइंट से ही उसका गुण दोष जानते थे, आज ये भी पॉइंट से हम जान पाएंगे। तो वो अनेक पॉइंट ऑफ व्यू से एक ही वस्तु को देखना, वो कैसे संभव है? बुद्धि बढ़े तो। इसके लिए एकांग किसी को नहीं है। जैसे फायदा है तो केवल वस्तु का फायदा नहीं होता है, उसका कुछ नुकसान भी होता है, लेकिन नुकसान होने पर केवल उसको छोड़ना ऐसा अर्थ नहीं है। नुकसान होते हुए भी उसको कब स्वीकार करना, कैसे लेना, उसका औषधीय उपयोग क्या है, वो सब करके लेना है उसको। तो छठे महीने में ये बालक की बुद्धि होती है, वो विकसित होती है, बुद्धि अभिव्यक्त होती है। तो माता जो होती है उसका स्वभाव थोड़ा चेंज होता है उस टाइम, छठे महीने में। वो टाइम उसको एकांत प्यार अच्छा लगने लगता है, वो ज्यादा भागती है लोकांत से। मतलब जो प्रोग्राम नहीं अच्छे लगते, उसको आवाज सुने तो हेडेक होता है, उसको आवाज अच्छी नहीं लगती है, उसको प्रोग्राम्स में गए तो फिर आने का मन हो जाता है, उसको एक जगह बैठकर सब ये करने का मन होता है। इसके लिए वो बैठकर भी टीवी देखती है कुछ भी, लेकिन उसका टेंडेंसी है वो बैठने का। क्यों? क्योंकि उसका बुद्धि है, वो चिंतनात्मक स्वभाव उस समय थोड़ा बुद्धि अभिव्यक्त होने से थोड़ा बहुत चेंज उसमें आता है कि उसकी भी इसी एक्टिविटी हो जाती है। जिसे हम ऑब्जर्व करें तो उस टाइम ऑब्जर्वेशन का स्वभाव हो जाता है थोड़ा। इसके लिए हम जो देते हैं वो बहुत ही गंभीरता से लेते हैं। इसके लिए हमारे यहाँ मना किया कि वो टाइम उसको डांटो नहीं, उसको कुछ भी उसको गलत नहीं बोलो। उसको मानो कि क्रिटिसाइज किया या कुछ बोल दिया तो वो टाइम उसको शौक ज्यादा होता है। इसके लिए हमारे यहाँ जो सीमंतोन्नयन संस्कार था, मतलब जो उसको गोद भरना बोलते हैं उसको, वो 6-7 महीने में आता है सब जगह पर। वो आता है तो उस समय क्या होता है, बहुत आनंद होता है, उत्सव करते हैं, वो समय उसी को फोकस करते हैं। वो टाइम वो महारानी जैसा होता है, समझ गए ना? वो जानबूझकर, क्योंकि उसी को फोकस करना है, उसका ही चलता है। वो बताते थे पहले कि उसको कुछ गलत लगे ऐसा नहीं करना। हाँ, वो सभी लोगों को भोजन कराना है, सबको मिलना है। तो कम से कम क्या होता है पता है, घर का जो वातावरण है ना वो थोड़े दिन तैयारी में जाता है, बराबर। तो कम से कम कोई वस्तु भी बन गई तो झगड़ा नहीं करते हो। और उत्सव में लोग आते जाते रहते हैं, तो अब कोई आया तो आप झगड़ा नहीं करते। मेंटली ऐसा होता है। हमारे घर पे कोई आ गया तो सास को डांटना है तो डांटेगी नहीं, वो थोड़ा वो हो जाएगी ना, ब्रेक लगेगी। और क्रोध का ऐसा है कि थोड़े दिन आप थोड़ा पोस्टपोन किया कि वो आता नहीं बात। तो आप किसी पर भी कुछ भी बोलना है तो हमारे शास्त्रों में बताया कि पोस्टपोन करो। आपको कितना भी वो लिखने का मन हो ना कि इसको मैं गाली दे दूं या ऐसा बोल दूं, आज ऐसा किया, क्योंकि वो क्रोध होता है तो आप होश में नहीं होते। क्रोध आते ही हम होश खो जाता है। अब आप केवल इतना कर दो कि मैं शाम को लिखूंगा उसको, फिर शाम आते आते आपका आधा हो जाएगा, फिर आपको ही लगेगा कि अच्छा हुआ मैंने नहीं लिखा, ऐसा वो गलत हो जाता है। फिर बोलना सुबह अब लिखूंगा तो अच्छा है। सुबह आते आते ऐसा होगा कि नहीं नहीं अभी ये तो बिल्कुल गलत था, 75% गलत था, 25% ठीक है। अब धीरे धीरे 3-4 दिन जाएंगे ना तो आप अलग पॉइंट ऑफ व्यू में आएंगे तो वो छोड़ देंगे, क्रोध ही चला जाएगा। तो उस समय वातावरण ऐसा रखना, उत्सव का रखना, इसके लिए ही आया था। अभी तो होटल ही रख देते हैं, तो उधर ही सब लोग सुबह गए तो शाम को आ जाते वापस, सब सेरेमनी करके। लेकिन उसके पीछे का जो साइंस था हो गया, क्योंकि घर पे तैयारी है, इसके लिए टाइम जाता है। वो टाइम पे कम से कम बिजी रहते हैं, क्योंकि कोई कोई क्रोध ऐसा होता है जो खाली होते हैं ना तो आता है। अब ज्यादातर झगड़े घर पे होते हैं क्योंकि सब खाली है, आज सबको काम ही नहीं है। तो एम्प्टी माइंड जो होता है वो तो हम बताते हैं ना कि डेविल्स वर्कशॉप है वो। तो वो पूरा का पूरा क्रिए नया नया अब क्या करें, तो पड़ोसन आ जाती है, वो बोलती है कि अच्छा आपके सास ये नहीं करते हैं, अच्छा आपकी बहू ये नहीं करती है, अभी तो ये करना चाहिए। तो उसके मन में वायरस डाल देते हैं। पहले एक मंत्रा ही थी राम राज्य में, एक ही मंत्रा थी ना, अभी डिसेंट्रलाइज हो गई मंत्रा, तो हर एक घर में है अभी। पहले सेंट्रलाइज थी कम से कम राम राज्य में। तो ये इसके पीछे एक साइकोलॉजी है कि छठे महीने में बुद्धि अभिव्यक्त होती है। तो क्या करें, तो करने का सबसे अच्छा ये है कि तद्वित संभाषा, ऐसे वर्कशॉप सेमिनार इसमें जाए। बुद्धि बढ़ाने वाली जो जो वस्तु है, जैसे
किसी के ऊपर थिंकिंग करना, अपना व्यू देखना, इस जगह में होती तो क्या होता, इस जगह में कैसा चाहती हूँ, किसी भी बात का थिंकिंग करके के बाद कंक्लूजन पर आना, उसका बुद्धि का, इसके लिए मैथमेटिक्स का सोल्व करना, लॉजिक का कुछ बातें सोल्व करना, लॉजिक हो ऐसे ग्रंथ पढ़ना जिसके बुद्धि का यूज होता है। खास करके एक बुद्धि का ये यूज होता है ऐसी करना जिसको सर्जनात्मक बुद्धि कहते हैं, उसका विकृति होती है। इसके लिए आपको डिटेक्टिव स्टोरी पढ़ने का भी माइंड होता है, वो बिल्कुल नहीं पढ़ना। डिटेक्टिव स्टोरी ये बहुत खतरनाक बात है। तो वो अभी जो ट्रेंड चला है, अभी आप टेलीविजन देखेंगे तो 80% स्टोरी ऐसी ही आती है, डिटेक्टिव आती है, और डिटेक्टिव को टीआरपी का रेशियो ज्यादा मिलता है, ज्यादा लोग देखते हैं तो वो तो दिखाते हैं। उनको तो ये नहीं है ना, रुचि तो नहीं है कि भाई आपको नहीं देखना है, देखना है लेकिन आपके लिए अच्छा नहीं है तो नहीं, उनको तो जो आप चाहेंगे वो दिखाएंगे, आपके लिए वो जहर है, अमृत है, जो भी है, लेकिन वो दिखाएंगे। तो इसके लिए वो दिखाते हैं। उससे क्या होता है, बहुत घर के बच्चे हमने देखे हैं कि वो हम जाते हैं ना तो वो ऐसे देखते रहते हैं, हम निकलते हैं ऐसे जाते हैं तो देखते रहते हैं। तो हमने पूछा उनको कि ये ऐसा क्यों ऐसे देखते हैं, वो बोले कुछ नहीं, वो क्या होता है कि वो आप जो आते हैं ना तो वो स्टोरी जब से वो सीरियल देखता है तब को उसको आदत लग गई है कि कुछ ले तो नहीं जा रहे हैं लोग, मतलब सीरियल में क्या दिखाते हैं कि एक आया कोई, उसके घर के टेबल के ऊपर बैठकर धीरे धीरे बातें की, ये किया, वो चाय लेने को गया तो इधर एक पत्ता पड़ा था जिसमें कुछ लव लेटर लिखा था या कुछ भी लिखा था उसका, वो ले लिया उसने, लेकर उसने जेब में अंदर पॉकेट में डाल दिया, फिर वो चाय पिया और गया। हमको पता नहीं, हमको लगा कि ये इजी है, ये तो हर एक डिटेक्टिव सीरियल आती है स्टोरी, इसमें ये बताया जाता है, लेकिन उसके मन में डाउट आ गया। अब क्या करेगा वो बच्चा कि वो जो व्यक्ति आएगा उसको देखता रहेगा कि ये तो कहीं चोरी नहीं करता है, क्योंकि सीरियल में ये देखा है उसने, तो ये पकड़ लिया। तो धीरे धीरे जहां से संशयात्मा विनश्यति, ऐसा भगवत गीता में बताया, जो डाउट से हमको पर होना है, श्रद्धा, कोई भी ज्ञान की शुरुआत करनी है तो आपको श्रद्धा रखनी है। आपका फील्ड है या नहीं है वो दूसरी बात है, लेकिन नए फील्ड में जाना है तो श्रद्धा से चालू करना पड़ेगा, नहीं तो आप कोई भी ज्ञान नहीं ले सकते। किसी भी ज्ञान में पहले श्रद्धा चाहिए। इसके लिए भगवत गीता में बताया कि क्या चाहिए, तो सबसे पहला चाहिए तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। यदि 3 गुण है, तद्विद्धि प्रणिपातेन, नम्रता है, माने झुकने की आदत है, पहले स्वीकार करना है मुझे नहीं आता है, वो सबसे अच्छा सीखने का तरीका है, मुझे भी नहीं जानता इसके विषय में, बराबर। तो परिप्रश्न करना है, माने कि अपने बुद्धि को चलाकर प्रश्न पूछने हैं, और सेवा तीसरी। तो इसी तरह से बच्चों में भी ये आए, इसके लिए 6th मंथ में बताया कि परिप्रश्न की जो बुद्धि आती है वो इस समय ये होता है। तो बहनों को इस समय खास करके ऐसी स्टोरी नहीं पढ़ने की, जो डिटेक्टिव है, जो डाउट क्रिएट करती है, जो अलग सा करती है, ऐसा डिटेक्टिव माइंड का करती है, वो नहीं करनी है। इधर क्या करना है, अच्छी बुद्धि, पॉजिटिवली बढ़े, परिप्रश्न बढ़े, आत्मा की जिज्ञासा बढ़े, इस तरह का परिप्रश्न, इस तरह का थिंकिंग। किसी के ऊपर एक सोचा कि इसको लॉजिकली कैसे ले सकते हैं, लॉजिक लगाया, अच्छा लॉजिक का पुस्तक पढ़ा, लॉजिक का, खास करके तर्कशास्त्र कहते हैं, पहले के जमाने में न्याय दर्शन था तो उसका भी वो समय पढ़ते थे, हम पढ़ाते हैं अभी 6ठे में, थोड़ा थोड़ा उसको सोचो ऐसा करके थिंकिंग करने की आदत आती है, तो वो बुद्धि का विकास होता है। और वो समय जितना लेजी रहेंगे उतना उसको नुकसान होता है। तो लेजी नहीं रहना है उस समय कुछ ना कुछ पढ़ना है, करना है, कुछ ना कुछ उसमें एक्टिव रहना है मेंटली। 6th मंथ। अभी 7th मंथ जो आता है उसमें क्या होता है, तो एक तो परिपूर्णता होती है सबकी, जो आ गया है उसका 2nd स्टेज पूर्ण करने का होता है, वो होती है। दूसरा ओज आता है, तो ओज आने पर वो ओज पूर्णता की ओर जाता है। 7th मंथ है उसमें ज्यादा से ज्यादा अब तैयारी करनी है डिलीवरी को ध्यान में रखते हुए कि उस समय नॉर्मल डिलीवरी हो। इसके लिए अभी के आहार विहार बिल्कुल हल्के हो जाएंगे, जो पचने में हल्के हैं, क्योंकि बहुत सारा इसमें डिसीज जो स्वाभाविक जिसको कहते हैं, जैसे कॉन्स्टिपेशन है, जैसे थोड़ा वजन लगना है,
जैसे लेजीनेस है वो फील होती जाएगी, हो जाती है, क्योंकि वो परिपूर्णता की ओर बढ़ रहा है। तो आपको एक नया जीव आ रहा है, वो पूर्णता की ओर है। मतलब एक शरीर में दूसरा शरीर पूरा डेवलप हो गया है अभी, तो इसके कारण ये सब आएगा। उसमें सभी को ध्यान रखना है, अभी गिर न जाए चलते चलते, उसका ध्यान रखना है, क्योंकि शरीर भारी हो जाता है, गुरुत्व बढ़ जाता है उसमें। तो 7वें मंथ में ओज आता है। ओज आयुर्वेद के मत से पूरे शरीर में है, और वो पानी की जैसी 3 अवस्था है। पानी पता है ना, उसका एक रूप बर्फ है, आइस, और एक रूप ये बाष्प है, बराबर ना, स्टीम जिसको कहते हैं। आयुर्वेद के मत से रज और वीर्य, वो दोनों धातुएं हैं, 7वीं धातु, 7 धातु है आयुर्वेद के मत से। अभी वीर्य का जो स्टीम है, मतलब ऊर्ध्वीकरण है, जो ऊपर वाला फॉर्म है पूरे शरीर में इनबिल्ड, वो ओज है। वो ओज जितना रहेगा उसके शरीर में, वो उनका इम्यून पावर, रेजिस्टेंस पावर, माइंड पावर, वो सभी को इफेक्ट करेगा, उतना स्ट्रॉन्ग रहेगा वो। वीर्य का जो होता है, इसके लिए हमारे यहाँ बताया कि वीर्य यदि नीचे जाएगा तो प्रजा को उत्पन्न करेगा। सीमेन जो है वो नीचे जाएगा तो प्रजा को उत्पन्न करेगा। यदि उसको ऊपर उठाया जाए, ऊर्जा में परिवर्तन किया जाए, तो वो प्रतिभा के फूल खिलेंगे, तो ऋषि का जन्म होगा। यदि वही वीर्य ऊपर गया तो ऋषि को जन्म देगा, और यदि वो नीचे गया तो प्रजा को जन्म देगा। तो ऊपर गया तो क्वालिटी जन्मेगी, नीचे गया तो क्वांटिटी आएगी। तो ऊर्ध्वरेता उसको कहते हैं, संस्कृत में आप पढ़ेंगे तो ऊर्ध्वरेता। ऊर्ध्वरेता मतलब पहले के काल में ऐसे प्रयोग थे कि उसको संरक्षण करके ब्रह्मचर्य आश्रम में पहले 25 साल तक उसका वीर्य का संरक्षण करके ऐसी प्रक्रिया कराते थे कि वो ऊपर जाए, और ऐसी औषधि है कि इसका जो ऊर्ध्वीकरण है, इसका ट्रांसफॉर्मेशन है, वो ओज में हो जाए। तो स्वाभाविकतया वो ओज 7वें महीने में कुदरती नेचुरली आ जाता है बच्चों में। उसका अभिव्यक्ति बाद में होगी, बच्चा जब बड़ा होगा तब होगी, लेकिन ओज आ जाएगा कब से आ जाएगा वो 7 में। और हर एक धातु उसकी है ही, मतलब वीर्य भी है, हड्डी भी है, मांस भी है, मज्जा भी है, सप्त धातु परिपूर्ण है वो। ओज जो होता है वो पूर्ण धातु को करता है, जैसे अस्थि को भी पूर्ण करता है। वो जिसकी ओज स्ट्रॉन्ग रहेगा उसकी सब धातुएं स्ट्रॉन्ग रहेगी, लेकिन ओज जिसका स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसकी इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगी। इसके लिए आज का जो एड्स आया है डिसीज, उसको आयुर्वेद के काल में धातु क्षय या ओजक्षय कहते हैं। उसका आयुर्वेद का नाम उस समय नाम क्या था, ओजक्षय या धातु क्षय। ये दोनों डिसीज थे, वो आज का एड्स है। और उसमें केमल जो होता है, केमल पता है ना, राजस्थान में जो होता है, उसका मूत्र लेना है, उसका मल का प्रयोग करना है, वो डिसीज को ये बताया गया था। ओजक्षय में, धातु क्षय में बहुत सारा उसके प्रमाण मिलते हैं। उसका मल का मूत्र का उपयोग ओजक्षय में करना है, इसमें करना है। ऐसे अनेक प्राणियों के अंग मल मूत्र का उपयोग, दूध का उपयोग, केमल का दूध का उपयोग करना है, इसमें बताया है। वो ज्यादा ऐसे डिसीज के लिए काम का है। अभी 7वें महीने में ओज आता है, तो ओज को परिपूर्ण करने के लिए आहार विहार को ठीक अभी बहुत फोकस करना है। अभी तो गलती से भी कुछ चीजें खट्टी नहीं खानी, जैसे इमली खा ली वो नहीं खानी है। इमली पता है ना, खट्टी वस्तुएं नहीं खानी। फिर आहार विहार जो बाहर का करते वो नहीं खाना, अति उष्ण नहीं खाना है, उसकी तुरंत इफेक्ट होगी नहीं तो ओज के ऊपर। ओज नाश करने के वस्तु है वो अति उष्ण, जैसे लहसुन खाया, प्याज खाया, वो अति उष्ण में आएगा, तो ऐसा नहीं खाना है उस टाइम। अति उष्ण औषधियों का भी सेवन नहीं करना है। अच्छा, कॉन्स्टिपेशन हो तो चूर्ण लेकर नहीं खाना है बाहर का। नाम तो लगता है कि ये तो आयुर्वेदिक है, लाया डब्बा और खा लिया। तो ऐसा नहीं करना, क्योंकि गर्भावस्था में जब कॉन्स्टिपेशन होती है तो कोई कॉन्स्टिपेशन ऐसी होती है जो स्वाभाविक होती है, उसका उपाय भी ऐसा करना है। तो तीव्र रेचक पदार्थ नहीं लेने हैं, नहीं तो गर्भाभिसरण करके होता है तो उसके बहुत नुकसान होते हैं। तो ये ज्यादा तीव्र औषधियां नहीं लेनी, क्योंकि आयुर्वेद में भी तीव्र रेचन है। जैसे वो विरेचन कर्म कराते हैं, या उसमें जो क्षीर होता है थुअर का, तो उसका वो कैक्टस का एक दूध आता है, वो सभी वस्तु में अभी आयुर्वेद के चूर्ण लेंगे तो बहुत सारा कॉम्बिनेशन उसका होता है। तो वो जो चाहे वो चूर्ण नहीं लेना है,
बाहर का, बने तो कॉन्स्टिपेशन हो तब एरंड थोड़ा ले सकते हैं, एरंड तेल, चराग सा, घी ले सकते हैं गाय का दूध में, पंचगव्य का उपयोग कर सकते हैं। ये सब बताया है 7वें महीने में। अब 7वें महीने में ओज पूरा हुआ, 8वें महीने में वो अस्थिर होता है। अष्टमे अस्थिरम भवति। अस्थिर में क्या होता है, इसके लिए आज भी आप गायनेकोलॉजिस्ट को पूछेंगे तो 8वें महीने की जो डिलीवरी होती है वो रिस्की हुई, वो बताएंगे आपको कि आप या 7वें महीने में करा दो या 9वें महीने। 8वें महीने में जो डिलीवरी होगी ना वो रिस्की है आज भी। आज गायनेकोलॉजिस्ट को पूछेंगे आप तो उसको यदि ऐसा लगता है कि ये पहले डिलीवरी हो जाएगी इसकी, तो वो ट्राई करते हैं कि इसकी डिलीवरी 8वां पास कर जाए, 8वां महीना जो होता है उसके बाद हो या उसके पहले हो जाए। 8वें महीने की डिलीवरी आज भी रिस्की है, आज भी वो बताते हैं क्यों रिस्की है। उसके ऊपर हमने बहुत गायनेकोलॉजिस्ट हमारे लिए जुड़े हैं, उसको पूछा, लेकिन आज के मेडिकल साइंस में उसका जवाब नहीं, ये क्यों रिस्की है। आयुर्वेद में बताया है उस समय, उस टाइम बताया कि 8वें महीने की डिलीवरी रिस्की है। क्यों रिस्की है तो बताया ओज अस्थिर है। अब वो तो ओज को ही नहीं मानते हैं, तो ओज अस्थिर है माने क्या, तो ओज अस्थिर रहना माने माता और पुत्र बिल्कुल अब अलग अलग होने वाले। तो सबसे पहली शुरुआत कहां से होगी, ओज से हो जाएगी। वो दोनों को अभी देखिए थोड़ा थोड़ा अलग होगा ना, नेचुरली जो होता है ना वो धीरे धीरे ही होता है सब। देखो आप कल थे तुरंत बड़े नहीं हुए, क्या हुआ, थोड़ा थोड़ा शरीर बढ़ा, शनैः पंथा शनैः कंथा, वो शनैः शनैः जो होता है इंस्टेंट नहीं होता है। पढ़ाई भी पहले क्या थी गुरुकुल में, धीरे धीरे करते, वो आज क्या होता है कि 3 घंटे में सीखो योगा, बराबर 2 महीने में आयुर्वेद मास्टर, 6 महीने में योगाचार्य, 1-2 साल में ब्रह्म ज्ञान। तो वो इंस्टेंट वाला अभी आ गया ना, टी इंस्टेंट चाहिए, कॉफी इंस्टेंट चाहिए, ज्ञान भी इंस्टेंट चाहिए। थोड़ा हमको क्या है, स्पोकन इंग्लिश सीखो 1 महीने का कोर्स, शेक्सपियर बनो 1 महीने में। अब कैसे होगा वो इतना आएगा थोड़ा, आई एम गोइंग, बराबर। लेकिन उसका जो रस है, उसका साहित्य है, योगाचार्य 6 महीने में, टीचर्स ट्रेनिंग 1 महीने में, कैसे होगा। टीचर बनना माने कितना बड़ी साधना है। वो टीचर्स ट्रेनिंग 15 महीने में टीचर हो जाएगा, 15 दिन में टीचर माने क्या होता है। तो ये 15 बोल सकता है, 15 मिनट ऐसा हो जाएगा। अंदर उतारने का जो है ना, वो पकाने का, नॉलेज को पकने पर वो बाहर आता है, उसका इफेक्ट है। इसके लिए हमारे यहाँ शनैः बताया, जो भी काम करो रिजल्ट धीरे धीरे आएगा। अभी हम बहुत लोग बताते हैं कि आपका 1 दिन का सेमिनार कर लिया, अभी हम सीख गए गर्भ विज्ञान क्या पूरा, तो कल से हम सेमिनार लेंगे। तो हमने बताया कि ये करने के लिए गुरुजी के साथ 13 साल रहे थे, बराबर। आप मेरा बोला हुआ बोल सकते हो आप सेम, लेकिन वो मेरा होगा फिर, या तो गुरुजी का होगा। आपका यदि करना है इनबिल्ट, तो साधना करनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा, बहुत ग्रंथ देखने पड़ेंगे। इसके लिए वो धीरे धीरे होगा। हम जितना पढ़ेंगे इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, वो जानकारी करेंगे, उसके विषय में पढ़ते जाएंगे, सुनते जाएंगे। तो सबसे पहला ये है कि 8वें महीने में ओज से अलग डिपार्ट होना चालू हो जाएगा। 8वें महीने तो 8वां महीना ओज अस्थिर रहेगा। ओज अस्थिर रहा माने या माता में रहेगा या बच्चे में, मतलब संतान में रहेगा। अब डिलीवरी हुई और ओज संतान में रह गया तो माता मर जाएगी, और यदि माता में रह गया तो संतान मर जाएगी। तो वो टाइम पर अलग नहीं होना है दोनों को, क्योंकि ओज अस्थिर है। तो ओज अस्थिर से शुरुआत हो जाएगी 8वें महीने में। अब 9वें महीने में दोनों में जो ओज है उसका डिपार्ट हो जाएगा पूरा। इसके लिए दोनों को अलग होना आसान हो जाए। ये नहीं तो कितना ये है, आप एक अंग को जुड़ा हुआ आज हम ऑपरेशन करते हैं तो कितनी देर लगती है। 2 हाथ ज्वाइंट होते हैं ना, तो 2 हाथ ज्वाइंट होते हैं, उसको अलग करने के लिए फिर जो ऑपरेशन होता है और उसके बाद में जो ट्रीटमेंट होती है वो 6, 8, 10 महीने की होती है, 2 हाथ ज्वाइंट की ट्रीटमेंट। अब ये पूरे का पूरा ज्वाइंट है माता के साथ, उसको अलग करना है। तो नेचर उसको अलग करने के लिए पहले प्रैक्टिस करती है। इसके लिए आप आसानी से नाभि ये कर्तन कर दो, अंग तो क्या बाहर आया तो कर्तन कर दिया, उसने डॉक्टर चला गया, वो चला गया, अंग को लगा दिया, आसान हो गया। लेकिन 8 महीने तक अंदर क्या क्या प्रोसेस हुई वो हम नहीं जान सकते हैं।
हाँ, शरीर की एक भी क्रिया हमको पता नहीं है। इसके लिए आयुर्वेद में बताया कि जो ये क्रिया जानेगा उसको कभी भी शंका नहीं आएगी कि गॉड है कि नहीं। वो 100% बोलेगा कि ये कैसे इतना इतना सिस्टेमेटिक। हम बोलते जाते हैं आई एम 90 नॉट आउट, लेकिन बैटिंग कोई और कर रहा है। हमने कौन सी बैटिंग की तो हम 90 नॉट आउट। 90 इयर्स तक हम जीते हैं, लेकिन कैसे भोजन पचता है, उसकी व्यवस्था क्या है। बालक आता है तो किस तरह से उसको उसका कैसा कुदरत नेचर कैसा कोटिंग करती है। आप कुछ गलती भी कर देते हो तो नेचर उसको कैसे बचा लेती है, उसका पूरा का पूरा साइंस यदि पढ़ेंगे तो ये क्लियर होगा। तो 8वें महीने की डिलीवरी नहीं होनी चाहिए और रिस्की है। इसके लिए 8वें महीने में प्रवास न करें। कोई भी टाइप का प्रवास हो, मानो कि नोबेल प्राइज मिला हो तो भी 8वें महीने में नहीं जाना है, वो नोबेल महंगा पड़ेगा। बराबर, किसी को ऐसा है कि नोबेल मिला है तो बोले अभी ले लो कोई भी, क्योंकि वो बहुत जरूरी नहीं है। वो बाहर का कोई भी वंश अभी बोले कि अभी 8वें महीने की डिलीवरी रिस्की है, इसके लिए बाहर घूमना बंद करना है, प्रवास नहीं करना है, फिर ऊपर नहीं चढ़ना है। अभी तो प्राय सीढ़ी ही हो गई है सब जगह, स्टेप, तो वो नहीं चढ़ना है, क्योंकि बहुत सारा संभव है कि उसमें पैरों के ऊपर वजन ज्यादा आ जाता है, क्योंकि हमारा वेट बढ़ जाता है। अभी एक वजन हमने लिया है, इस तरह का वजन होता है, अभी पैर को इस तरह का होने का पूरी संभावना है, और वो फिसल गया कि पूरा का पूरा आपको इंजरी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। इसके लिए बताया ऊपर नहीं चढ़ना है। पर्वतम न आरोहे, तो ये सब बताया कि आरोहण नहीं करना है। तो फिर क्या करना है, हवा में उड़ना नहीं है, तो फ्लाइट में भी नहीं जाना है, क्योंकि उसमें भी आरोहण एक तरफ का। फिर पानी में नहीं तैरना है, स्नान है तो घर पे ही करना है अभी। फिर क्या करना है, पवन नहीं लेना है, मतलब वायु नहीं लेना है सामने से। ये सभी बातों का ध्यान रखना है। फिर क्या करना है, तो अधिक देखना नहीं है। पिक्चर में बैठ गए हैं टीवी के सामने तो 3 घंटे 4 घंटे ऐसा नहीं करना है। बीच बीच में आराम है, पढ़ने में भी बीच बीच में आराम लेना है। तो ये सभी बताया 8वें महीने की चर्या में। 8वें महीने में ये सब करना है। फिर क्या करना है, तो सन नहीं देखना है, मतलब सन के सामने नहीं देखना है। उस टाइम सन का जो रेस आता है वो सामने से नहीं देखना है। हमेशा सूर्य नमस्कार करते हैं उतनी देर तक सूर्य के सामने